हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां पर लगातार तीसरी बार बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार। भारत ने तीसरी बार ठुकराया चीन का न्योता। जी हां, BRI सम्मेलन में नहीं होगा शामिल। जी हां दोस्तों, भारत ने साथ में दो टुक भी जवाब दिया है। बताएंगे क्या कहा, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां इजराइल ने गाजा पट्टी हमला में आधा दर्जन टॉप कमांडर्स को मार गिराया, उसके बाद उनके लिस्ट को भी जारी किया है दोस्तों, बताएंगे। साथ ही साथ गाजा के हजारों लोग इस बॉर्डर पर जाकर के इकट्ठा हो गए हैं, जिसके बाद और भी ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। बताएंगे दोस्तों क्या है अभी की लेटेस्ट अपडेट हमास इजराइल युद्ध को लेकर, साथ ही साथ बताएंगे ओवैसी का फिर एक बार जहरीला बयान। कहा भारत का विभाजन ऐतिहासिक गलती है। जी हाँ दोस्तों, नहीं होना चाहिए था बंटवारा। ओवैसी का बड़ा बयान, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मोदी जी यहाँ तो हर चीज मुमकिन है और भारतीय सेना विश्व की सबसे बेहतर सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ भारत ने तीसरी बार ठुकराया चीन का न्योता। BRI सम्मेलन में नहीं होगा शामिल। जी हाँ, लगातार तीसरी बार बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार। भारत की दो टुक। कहा संप्रभुता पर चीन से कतई भी समझौता नहीं। बता दें, चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत लगातार तीसरी बार इसका बहिष्कार करने के लिए तैयार है। विवादास्पद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर भारत ने कहा है कि इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को बीजिंग में CPEC पर बात होगी। संप्रभुता के मुद्दों पर अपना रुख साफ करने के लिए भारत ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि छोटे देशों में बीजिंग की परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर भारत अपना रुख साफ करेगा। CPEC पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, यानी POK से होकर गुजरता है। चीन की इस परियोजना को पाकिस्तान के हित में माना जाता है। खबरों के अनुसार चीन 2 दिवसीय बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी BRFIC का आयोजन कर रहा है। चीन की आलोचना का प्रमुख बिंदु है कि अस्थिर परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का ऋण दिया गया। अब ये लोन श्रीलंका जैसे छोटे देशों के लिए कर्ज का जाल बन गया है। श्रीलंका जैसे देश गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल पूरे हो रहे हैं। चीन 2017 और 2019 में अपनी मेगा वैश्विक बुनियादी ढांचा पहल के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय मंचों का आयोजन कर चुका है। जी हाँ, और दोस्तों, भारत दोनों बार बैठकों से दूर रहा है और ये तीसरी बार है कि भारत ने क्लियर तरीके से मना कर दिया है BRI इस परियोजना में शामिल होने के लिए। भारत का कहना है कि देश की संप्रभुता संबंधित चिंताओं को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के माध्यम से CPEC बनाया जा रहा है। इसकी लागत $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत अपनी आलोचना में इस बिंदु पर भी मुखर है कि BRI परियोजनाएं सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, सुशासन और कानून के शासन पर आधारित होनी चाहिए। खुलेपन, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और जिस प्रकार से ये भारत के हिस्से में प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसे में भारत का भड़कना निश्चित ही है और बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में कि कमेंट सेक्शन में आप लोग मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर इजराइल ने गाजा पट्टी हमला में आधा दर्जन टॉप कमांडर्स को मार गिराया, जारी कर दिया लिस्ट। बता दें, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 10 दिनों से जारी है। शनिवार 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में कत्लेआम मचाने और 5000 से अधिक रॉकेट से हमला के बाद इजराइल ने युद्ध घोषित करते हुए लगातार हमले करने शुरू कर दिए। इस 10 दिनों के संघर्ष में हमास के आधा दर्जन से अधिक टॉप लीडर्स को इजरायली सेना ने खत्म करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हुए हमले में मारे गए हमास नेताओं की लिस्ट जारी की है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लिस्ट जारी करके बताया कि उसने आधा दर्जन टॉप ऑपरेटिव्स को खत्म कर दिया है। इसमें हमास के सबसे खतरनाक नुखबा के कमांडर अली कादी, हमास के दक्षिणी जिला नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर मुएताज और इसी प्रकार से आधा दर्जन टॉप कमांडरों को मार गिराने का दावा किया गया है इजराइल के द्वारा, जिनके आप पिक्चर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल भी 2 तरफा युद्ध की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद लेबनान सीमा के गाँव खाली करवा दिए गए। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यही है कि इजराइल और हमास के युद्ध पर दुनिया की नजर, और इस बीच चारों ओर दुश्मनों से घिरे इजराइल ने बॉर्डर के पास सुरक्षा बढ़ा दी है। इजरायली सेना ने लेबनान के हिजबुल्लाह के खतरे को देखते हुए उत्तरी बॉर्डर के करीब 28 गांवों को खाली करा दिया है। रविवार को लेबनान की ओर से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई, जिसमें से एक गांव में और एक सैन्य चौकी पर जा गिरी। इस हमले में एक नागरिक और एक सैनिक की मौत हो गई। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने जवाब में हिजबुल्लाह के एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह
को इस हमले का आदेश देने के लिए ईरान का हाथ बताया। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने ऐसा गाजा युद्ध से ध्यान भटकाने के लिए किया है। इस बीच ईरान ने गाजा पर लगातार हो रही बमबारी को लेकर चेतावनी भी दी है। जी हाँ, ईरान ने कहा है कि अगर लगातार बम बरसाए जाते रहे तो ये युद्ध एक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। हिजबुल्लाह लेबनान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है। इसके पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजराइल में दूर तक मार कर सकते हैं। दोस्तों, गाजा के हजारों लोग राफा बॉर्डर पर इकट्ठे हो चुके हैं। इजराइल ने युद्ध विराम की खबरों को भी खंडन कर दिया है। जी हाँ, इजराइल के द्वारा गाजा में एयर स्ट्राइक के बाद हजारों की संख्या में लोग उत्तरी गाजा पट्टी से दक्षिण और राफा बॉर्डर पर इकट्ठे हो चुके हैं। गाजा के लोग राफा बॉर्डर से मिस्र में जाने की तैयारी में हैं। युद्ध विराम की खबरों के बीच हजारों गाजा निवासी मिस्र में प्रवेश की उम्मीद में राफा सीमा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इजराइल ने गाजा युद्ध विराम की खबर का खंडन कर दिया है। इजराइल ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें गाजा निवासियों को मिस्र में जाने देने के लिए युद्ध विराम की बात कही गई थी। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार कल दोपहर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने तेल अवीव द्वारा युद्ध विराम की खबरों का खंडन कर दिया। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। इजराइल को कहा है कि अगर हम युद्ध में उतरे तो बदल जाएगा, तुम्हारा नक्शा बदल जाएगा, पूरा का पूरा सीन। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने रविवार को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी पर हमले जारी रखेगा तो संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाएगा। राइसी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि अगर ज़ायोनी शासन इन अपराधों को जारी रखकर अपनी हार की कीमत चुकाना चाहता है तो युद्ध का विस्तार होगा। ईरान ने कहा वो गाजा पट्टी पर हो रहे हमलों से परेशान है, वो इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा पर हमले के बंद नहीं किया तो ईरान भी इस युद्ध में उतर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लड़ाई में बदल जाएगा। मामला फिर इस इलाके की पूरी मिलिट्री डायनामिक्स पर आ जाएगा। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान के अनुसार राइसी ने पिछले कुछ दिनों में फलस्तीनियों पर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की और फलस्तीनी लोगों के समर्थन में एक रैली को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार की आलोचना की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी ओर से गाजा पट्टी में संकट के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की और ईरान से क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रण करने में अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाने का आह्वान किया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि ईरान की इस धमकी पर जर्मनी भड़क उठा, कहा आग में घी मत डालो। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच जर्मनी ने ईरान को चेतावनी जारी कर दी है। जर्मनी की ये चेतावनी ईरान के विदेश मंत्री की हमास अधिकारी से मुलाकात के बाद आई है। जर्मनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सेबेस्टियन फिशर ने इस बारे में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इन हालात में जो भी आग से खेलना चाहता है या आग में घी डाल रहा है उसे कम से कम 2 बार सोचना चाहिए। फिशर ने कहा कि हम पहले ही अहम क्षेत्रीय लड़ाई से जूझ रहे हैं। ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के इजराइल का दौरा करने की संभावनाएं हैं। माना यह जा रहा है कि वो मंगलवार को वहां पहुंच सकते हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक पिछले हफ्ते इजराइल में थी। वहां पर उन्होंने हमास से रक्षा के लिए इजराइल का पक्ष भी लिया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सेना ने अफगान शरणार्थियों के घर बेरहमी से कर दिए नष्ट। जी हां, पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शरणार्थियों ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने उनके घरों को नष्ट कर दिया है और उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में लंबे समय से रह रहे शरणार्थियों ने अब शरणार्थियों के पैरोकारों से समर्थन की गुहार लगाई है। पाकिस्तान स्थित अफगान शरणार्थी हाजी नजर ने कहा कि पिछले 2 दिनों में अफगानों के शरणार्थी शिविरों को बेरहमी से नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने इसकी परवाह भी नहीं की है कि घरों के अंदर महिलाएं या बच्चे थे। पाकिस्तान में अफगान शरणार्थी परिषद के प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में सरकार अफगानों के घरों को नष्ट कर रही है। अफगान शरणार्थी परिषद के प्रमुख मीर अहमद रऊफ ने कहा कि इस्लामाबाद में विशेष रूप से B-17 में, कराची में और पाकिस्तान के अन्य इलाकों में पाकिस्तान सरकार अफगानों के घरों को नष्ट कर रही है और उनके निजी सामानों को जब्त किया जा रहा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा सबूत, चीन के खिलाफ बना ये प्लान कर गया काम। लगातार 5वें महीने कम इंपोर्ट यानी कम आयात। जी हां, आयात में गिरावट को अक्सर डिमांड में कमी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस साल की पहली छमाही में प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी PLI के तहत कई वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी और कुल उत्पादन क्षमता में विस्तार से देश की आयात पर निर्भरता कम हुई है। इसका सबसे बड़ा असर चीन से होने वाले आयात में कमी के तौर पर देखने को मिल रहा है, जो भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर यह सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहता है तो फिर चीन से वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज छीनने की भारत की मुहिम को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 की पहली छमाही यानी अप्रैल-सितंबर 22 में चीन से 52.42 अरब डॉलर का आयात किया गया था, जबकि 2023-24 की पहली छमाही में चीन से 50.47 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया गया है। अब ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना आपका तो बनता ही है। साथ ही साथ दोस्तों, जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर कर दीजिए।
दीजिएगा बस फेसबुक पर। अपने भारत देश के लिए चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर 18 अक्टूबर को इजराइल जा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन बुधवार को कभी भी इजराइल का दौरा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या 18 अक्टूबर को वाकई में यानी आज जो बाइडन इजराइल की यात्रा पर निकलते हैं या नहीं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां यूनाइटेड नेशन की बड़ी अपील, कहा बंधकों को बिना शर्त करें रिहा। हमास से की है ये रिक्वेस्ट, मानवीय मदद पहुंचाने की दे अनुमति इजराइल। जी हां, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने हमास से सभी बंधकों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा करने की अपील की और इजराइल से गाजा पट्टी में नागरिकों तक त्वरित और निर्बाध मानवीय मदद पहुंचाने की अनुमति देने का आग्रह किया। हमास शासित गाजा पट्टी में लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, जहां पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। फलस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के साथ जारी युद्ध के चलते इजराइल ने गाजा पट्टी में भोजन, पानी और ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी है, जिसको देखते हुए गुतारेस ने रविवार को यह रिक्वेस्ट किया है हमास से कि किसी भी कीमत पर, किसी भी क्षण और तुरंत प्रभाव से बंधकों को रिहा कर दे। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों अब आपको बता दें कि बंधकों को रिहा करने को तैयार हो चुका है हमास। क्या ये शर्त मानेंगे बेंजामिन नेतन्याहू? दरअसल हमास के लड़ाकों की ओर से बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहा को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी पर हवाई हमले रोक देता है तो हमास करीब 200 बंधकों को रिहा कर सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में क्या इजरायली पीएम नेतन्याहू इस शर्त को मानेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां सऊदी अरब में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा। जी हां, नाराज होंगे कट्टरपंथी। बता दें सऊदी अरब में 20 अक्टूबर से रियाद फैशन वीक की शुरुआत होने जा रही है। सऊदी अरब के इतिहास में ये पहली बार है जब वहां इस तरह का कोई आयोजन होने जा रहा है। इस फैशन शो में 30 ब्रांड अपने डिजाइन प्रदर्शित करेंगे। ये आयोजन 20 से 23 अक्टूबर के बीच होगा। कभी अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरबिया में हो रहे इस आयोजन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे पहले अप्रैल 2018 में भी एक बार इसका प्राइवेट आयोजन किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से निजी रखा गया था। साथ ही एंट्री को लेकर भी काफी सख्ती बढ़ती गई थी, जबकि इस बार के फैशन वीक का आयोजन आधिकारिक सऊदी सरकार की मदद से किया जा रहा है। तेल से मिलने वाले राजस्व से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सऊदी अरब खुद को नए तौर तरीके से पेश कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब वैश्विक जरूरतों और भविष्यों को देखते हुए संस्कृति और फैशन क्षेत्र में खुद को विकसित कर पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस फैशन वीक की भव्य आयोजन होने की उम्मीद है। हालांकि सऊदी के कट्टरपंथी लोग इस तरह के बदलाव का विरोध करते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां अरिंदम बागची को सरकार ने दे दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब यूनाइटेड नेशन में दिखाएंगे अपना दम। बता दे भारत के विदेश मंत्रालय के तेज तर्रार प्रवक्ता अरिंदम बागची को सरकार द्वारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने खुद इस बात की जानकारी शेयर किया है। बता दें कि 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी बागची विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार बागची ने मार्च 2021 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसमें कोविड-19 महामारी, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध, भारत द्वारा इस साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी और विभिन्न भागीदारों के साथ भारत की बढ़ती गति शामिल थी। रिपोर्ट के अनुसार वो वर्तमान में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। बागची को अतिरिक्त सचिव के पद पर प्रमोशन के बाद कुछ समय पहले ही राजदूत के पद पर नियुक्ति मिलनी थी। हालांकि G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा गया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कोविड-19 महामारी और चीन के साथ LAC पर तनाव जैसे कई बड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा था। साथ ही साथ ऐसे में ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कह दीजिएगा अरिंदम बागची को इस नए पदभार के लिए। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां हमास के बाद क्या ईरान से होगा युद्ध? अमेरिका ने तैनात कर दिए महाविनाशक युद्ध पोत। इजराइल भी है तैयार। दरअसल इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर खाड़ी देशों में तनाव गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां इजराइल समर्थक UAE जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और सीरिया जैसे ऐसे भी देश हैं जो हमास के साथ पूरी तरह से खुलकर खड़े हैं। ऐसे में खाड़ी देशों की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स कमर आगा NBT ऑनलाइन से बातचीत में कहते हैं कि ईरानी लोगों का मानना है कि अमेरिका आज नहीं तो कल ईरान पर हमला अवश्य करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अक्सर ईरान को असली दोषी करार दे रहे हैं और खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। नेतन्याहू ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर अमेरिका नहीं मदद करेगा तो भी इजराइल अकेले ही ईरान के परमाणु ठिकाने को तबाह कर देगा। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। कमर आगा ने कहा है कि हमास संकट से पहले ही अमेरिका ने बड़े पैमाने पर
ईरान के पास फारस की खाड़ी में बड़े पैमाने पर सैनिक और युद्ध पोतों को तैनात किया था। जी हाँ, कमर आगा ने कहा कि हमास के हमले से पहले बाइडेन ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान 15 दिन में परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां हमास जंग पर ब्लिंकन ने बढ़ाया इजराइल का हौसला, कहा हमेशा आपकी ढाल बना रहेगा अमेरिका। जी हां, हमास इजराइल जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि अमेरिका इजराइल की ढाल बनेगा और हमेशा उसके साथ खड़ा है। इस जंग में अमेरिका इजराइल को सैन्य और वित्तीय मदद पहुंचा रहा है और सभी पश्चिमी देश इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दोस्तों, एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर इस बात को कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए अमेरिका हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहेगा। मिस्र के काहिरा हवाई अड्डे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमास के द्वारा किए जा रहे हमले के खिलाफ बचाव का इजराइल को पूरा अधिकार है। इजराइल ये पूरी कोशिश करेगा कि भविष्य में हमास के आतंकी ऐसे हमले दोबारा ना करे। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां चीन की निकली हेगड़ी एआई चिप पर अमेरिका का नया प्लान हो गया तैयार, झेलना होगा कंप्लीट बैन। बता दें, अमेरिका ने चीन की हेगड़ी निकालने का प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत अमेरिका चीन को भेजे जाने वाले एआई चिप के एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में यूएन ने अमेरिकी कंपनियों के लिए नया नियम जारी किया है। ऐसे में यूएस की टेक कंपनियां चाइना को एआई चिप सेट की सप्लाई नहीं कर पाएगी। दरअसल अमेरिका चीन पर लंबे वक्त से कारोबार के गलत तरीके अपनाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन चीन इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। ऐसे में अमेरिका चीन को सबक सिखाने की तैयारी में है। बता दें कि एआई मौजूदा वक्त में सबसे पॉपुलर टेक है। यूएस कंपनी जैसे निविदिया की तरफ से एआई चिपसेट का निर्माण किया जाता है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस की तरफ से एक नया नियम बनाया गया है जिसमें अमेरिकी टेक कंपनियों को चीन में एआई चिपसेट ना एक्सपोर्ट करने का नियम है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले के बीच इजराइल से निकले 220 भारतीय बाल बाल बचकर लौटे वापस। जी हां, युद्धग्रस्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा एयर इंडिया का विमान मिसाइल हमले की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। उस वक्त फ्लाइट एआई 140 में करीब 220 यात्री सवार थे और हमला उड़ान भरने से कुछ ही मिनट पहले एयरपोर्ट के आसपास हुआ। जिस वक्त मिसाइल पर नजर पड़ी, विमान को एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा था। मिसाइल के बारे में जानकारी होते ही अधिकारियों ने तत्काल विमान को रोक दिया। रनवे की जांच के बाद सभी चीजें सामान्य पाए जाने पर 30 मिनट बाद विमान को 30 उड़ान की अनुमति दी गई। गौरतलब है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात है कि अगर इसमें जरा भी देर होती, यानी कि अगर 1 मिनट भी पहले विमान ने उड़ान भर लिया होता तो इसका विनाश होना तय था, ये हादसे का शिकार होना तय था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इजराइल से निकाले गए भारतीयों ने किया सरकार का धन्यवाद। दिल्ली पहुंचते ही लगाए भारत माता की जय के नारे। ऐसे में आप लोग भी कमेंट में भारत माता की जय जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत का विभाजन ऐतिहासिक गलती। जी हाँ, ओवैसी ने कहा कभी नहीं होना चाहिए था भारत का बंटवारा। आखिर किसको वो कसूरवार ठहरा रहे हैं? आपको बता दें, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश के विभाजन को ऐतिहासिक गलती बताया है, हिस्टोरिकल मिस्टेक बताया है। ये लगभग उसी तरह की लाइन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी की ओर से ली जाती रही है। एआईएमआईएम सांसद ने देश के विभाजन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए यहाँ तक कह दिया है कि ये कभी नहीं होना चाहिए था। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर ये एक देश था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसे बांट दिया गया। ओवैसी ने कहा है कि ऐतिहासिक रूप से ये एक देश था, लेकिन दुर्भाग्य से विभाजित हो गया। ये नहीं होना चाहिए था, मैं तो यही कह सकता हूँ। दरअसल वे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की कथित टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इसके मुताबिक मौर्य ने कथित तौर पर दावा किया है कि पाकिस्तान का निर्माण हिंदू महासभा की मांग पर हुआ था, न कि मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर। ओवैसी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि लेकिन अगर आप चाहें तो एक बहस का इंतजाम करें और तब मैं आपको बताऊंगा कि इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है। उस समय जो ऐतिहासिक गलती हुई थी उसका मैं एक पंक्ति में जवाब नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के एमपी के मुताबिक देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था, वो गलत था। उस समय जो भी नेता थे वे सभी जिम्मेदार, यानी विभाजन के लिए जो भी नेता थे वो कसूरवार हैं। अगर आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ेंगे तो मौलाना आजाद ने कांग्रेस के सभी नेताओं से तब अनुरोध किया था कि देश को नहीं बांटा जाना चाहिए। ओवैसी ने यहाँ तक भी दावा किया है कि उस समय के मुस्लिम विद्वानों ने भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। ऐसे में दोस्तों ये किसकी सबसे बड़ी गलती है कि देश विभाज्य हुआ? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और ओवैसी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पसमानदा के बाद सूफियों पर नजर, ना दूरी है ना खाई है। मोदी हमारे
हमारा भाई है। बीजेपी के पाले में क्या आएंगे मुसलमान, बता दें। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार आने को आतुर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा विभिन्न वर्ग के मुसलमानों को लुभाने के लिए खूब माथापच्ची कर रही है। पार्टी ने मुसलमानों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की एक रणनीतिक पहल के तहत सूफी संवाद महाअभियान शुरू किया है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से आयोजित ये आउटरीच प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और सरकार की कल्याणकारी नीतियों से विभिन्न दरगाहों के सूफी आध्यात्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को रूबरू करवाने की एक पहल है। पार्टी की ये पहल पसमानदा मुसलमानों के बाद मुस्लिम समुदाय के एक अलग वर्ग सूफी अनुयायियों को खुद से जोड़ने के प्रयासों का हिस्सा है। जी हाँ, बीजेपी ने सूफी समुदाय के साथ जुड़ने की दिशा में ये कदम उठाकर ये बताने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी पार्टी भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में सूफी परंपराओं का सम्मान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने मुसलमानों के लिए ये नया नारा दिया है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में क्या बीजेपी के पाले में आएंगे इससे मुसलमान, आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 76 साल बाद कश्मीर के शारदा मंदिर में पहली बार हुई पूजा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा घाटी में शांति की वापसी का प्रतीक। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को कश्मीर स्थित शारदा मंदिर में हुई नवरात्रि की पूजा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये घाटी में शांति लौटने को दर्शाता है। कश्मीर के शारदा मंदिर में 1947 के बाद पहली बार शारदीय नवरात्रि पर पूजा अर्चना की गई। अमित शाह जी ने कहा कि मंदिर में पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्योति के फिर से प्रज्वलित होने का प्रतीक है। कश्मीर के टीटवाल में नियंत्रण रेखा के नजदीक नवनिर्मित शारदा मंदिर में सोमवार को नवरात्रि पर पूजा हुई। इस मंदिर का उद्घाटन इसी साल 23 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। मंदिर को उसी स्थान और शैली में बनाया गया है जहां भारत के विभाजन से पूर्व मौजूद था। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी ही ये करके दिखा भी पाते जो आज जम्मू कश्मीर में शांति और किसी के बस की बात नहीं थी शिवाय मोदी जी के, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां साउथ अफ्रीका की जीत से भारत को होगा बड़ा नुकसान, छिन जाएगी बादशाहत। दरअसल जीत के रथ पर सवार साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अपने तीसरे मैच में नीदरलैंड से भिड़ेगी। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का आमना सामना आज यानी मंगलवार को धर्मशाला में हो रहा है। प्रोटियाज टीम इस मुकाबले में हैट्रिक जीत के इरादे से उतर रही है। वहीं नीदरलैंड्स को पहली जीत का इंतजार है। डच टीम शुरुआती दोनों मुकाबले गंवा चुकी है। तेम्बा वामुमा की टीम यदि धर्मशाला में जीत दर्ज करने में सफल रहती है तो फिर भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि साउथ अफ्रीकी की हार से भला टीम इंडिया का क्या नुकसान होगा, तो आपको बता दें कि भारतीय टीम 3 मैचों में लगातार जीत दर्ज कर 6 अंक लेकर पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है। न्यूजीलैंड के भी 3 मैचों में इतना ही अंक है, लेकिन उसका नेट रन रेट भारत से कम है, जबकि जिसकी वजह से टीम इंडिया उससे आगे है। प्रोटियाज टीम लगातार 2 मैच जीतकर 4 अंक लेकर तीसरे नंबर पर विराजमान है। यदि साउथ अफ्रीका की टीम लगातार तीसरा मैच जीतने में सफल रही तो उसके भी 6 अंक हो जाएंगे और बेहतर नेट रेट रन रेट के आधार पर वो पॉइंट टेबल में भारत को भी पछाड़कर टॉप पर पहुंच सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहरहाल ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत।